आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास 10th की जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट लेसन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट लेसन के अंदर हमने पहली वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है, जिसमें संसाधन किसे कहते हैं, इसके साथ साथ संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ में सतत पोषणीय विकास जो है वो क्या होता है, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब आगे की जो हमारी क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई भूमि के उपयोग या भू उपयोग क्या होता है। इससे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार ही आता है। वो सतत पोषणीय विकास आता है पेपर में बार बार, ऐसे ही लिखा आएगा, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो आपको इसका आंसर बोलना है, सतत पोषणीय विकास विकास का वह तरीका होता है जिसमें हम अपने संसाधनों को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखते हैं। यानी संसाधनों का हम ऐसे उपयोग करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का क्या कर सके, उपयोग कर सके। हम सारे संसाधन खत्म ना कर दें, ताकि विकास जो है वो सतत रूप से चलता रहे। देखो, सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। और लगातार सतत पोषणीय। पोषणीय का मतलब क्या होता है? पोषणीय का मतलब होता है ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे, पोषणकारी विकास हो, जो आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो। तो आने वाली पीढ़ी का विकास कब होगा? जब हम संसाधनों को क्या करेंगे, उचित रूप में उपयोग करेंगे। जैसे आज हमारे पास पेट्रोल है, कोयला है, तो ये नहीं कि हम सारे के सारे पेट्रोल कोयला को यूज कर ले और आने वाले पीढ़ी जो है फिर विकास कर ही ना पाए। आज हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दो, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि सतत पोषणीय विकास के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। हमें प्लानिंग करनी होती है कि हम किस तरीके से क्या करें, संसाधनों को यूज करें। जैसे आपके घर में मंथली अगर सैलरी आती है, तो आप उसका पहले ही प्लान कर लेते हो कि भाई अगर 20,000 रुपये आपके घर में आए हैं, तो आपको रेंट वाले को कितने देना है, बाकी आपको अपने घर में ग्रोसरी वगैरह जो साग सब्जियाँ है, अनाज है, उसको कितना मंगाना है, फिर चिकित्सा के लिए, दवाई के लिए कितने बचाने हैं, और फिर आगे की सेविंग के लिए कुछ इमरजेंसी हो गए तो उसके लिए भी कुछ पैसे जोड़कर रखे जाते हैं। कभी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया। तो सतत पोषणीय विकास के अंदर हमें नियोजन बहुत जरूरी होता है। नियोजन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे संसाधन क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, और एक समय के बाद हमारा विकास रुक जाएगा। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास के लिए हमको क्या करना होता है? संसाधनों का नियोजन करते हैं। संसाधनों को उचित रूप से उपयोग करना है ताकि आने वाले लोग भी क्या कर सके, उसका उपयोग कर सके। अगली चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा? पेपर में बनेगा, या तो बनेगा रियो सम्मेलन क्या था, लिख लेना है यहाँ से सभी बच्चे घर पे। रियो सम्मेलन क्या था, या तो ये क्वेश्चन बनेगा, या फिर बनेगा पृथ्वी सम्मेलन क्या था। पृथ्वी सम्मेलन क्या था? तो सबसे पहली बात याद रखना, देखो आपकी बुक में ज्यादा बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पहला नंबर पॉइंट आपको ये लिखना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर लिखना है। आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि जो ये जो सबसे पहली बात, तो रियो सम्मेलन जो है ये 1992 में हुआ। कहाँ पर हुआ? दूसरी बात, ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जनेरियो। ब्राजील का एक शहर है जिसका क्या नाम है? रियो डी जनेरियो। यहाँ पर हुआ था सम्मेलन। क्यों हुआ सम्मेलन? ताकि जो पर्यावरण है हमारा, पर्यावरण का मतलब है जो हमारे चारों तरफ का आवरण होता है, जिसमें हम रहते हैं, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जो आवास करती है, पर्यावरण को क्या पहुंच रहा है? नुकसान पहुंच रहा है। इस पर्यावरण को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? एक तो हमारी जो जैव विविधता है, जैव विविधता वो खत्म होती जा रही है। एक तो इस पे रोक लगानी है, भाई इसको काटे ना, पेड़ पौधों को कोई काटे ना, जंगलों को कोई कम ना करे। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या थी कि भाई प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, प्रदूषण को रोकना था हमको। दूसरा काम ये था। और तीसरा काम क्या था कि लोगों में पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता लानी थी कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी आप देखो, कल आज दोपहर में बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन शाम होते होते फिर बारिश हो जाती है। तो ये पर्यावरण के चक्कर के बदलने से हो रहा है कि कभी तो खूब धूप, कभी तो खूब बारिश, कभी बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, कभी सूरज ही नहीं निकलता बिल्कुल। तो ये सब मौसम के चक्र की वजह से हो रहा है। और रियो सम्मेलन में कहा कि भाई पर्यावरण जो है ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। इसीलिए हमें पूरे विश्व के देशों को इसके अंदर भूमिका निभानी होगी। चाहे हम विकसित देश हैं, ताकतवर देश हैं, चाहे हम कमजोर देश हैं, हर एक देश को क्या करना होगा? पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, 21वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 21वीं शताब्दी तक। 21वीं शताब्दी का मतलब क्या है? सन 2000 से 2100 तक इन्होंने कुछ लक्ष्य निर्धारण कर दिए। जैसे हर एक सरकार क्या करेगी, अपने देश में पौधे लगवाएगी, प्लांटेशन करवाएगी। पौधे ज्यादा लग जाएंगे तो क्या होगा? मौसम का चक्र ठीक हो जाएगा, बारिश का चक्र ठीक हो जाएगा,
पौधे ज़्यादा लग जाएंगे तो दोबारा से, क्योंकि सरकारों ने क्या किया, सरकारों ने केवल विकास पे ध्यान दिया और विकास के ध्यान की वजह से पेड़ पौधे काट दिए गए, मौसम चक्र बिगड़ गया। सबसे ज़्यादा जरूरी पेड़ पौधे। तो एजेंडा 21 में क्या कहा गया कि हर एक सरकार क्या करेगी, पेड़ पौधे लगाएगी। पहली बात तो ये काम करेगी। दूसरी बात, जो पेड़ पौधे हैं उस पेड़ पौधों को बचाएगी। आप सड़कों पे जाओगे, आप सड़कों के किनारे देखोगे पेड़ लगे होते बड़े बड़े। आप नोटिस करना, पार्कों में जाना, पार्क पे भी पेड़ लगे होते हैं, जो मतलब बड़े पार्क होंगे उन पे तुम देखोगे पार्कों के पेड़ों पे नंबर लिखे होते हैं। वो नंबर इसलिए लिखे होते हैं कि सरकार की दृष्टि से उसे सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर उन पेड़ों को काटेगा कोई तो सरकार उसे आपराधिक दंड देगी। ठीक है, तो सरकार को क्या करना है, नए पेड़ तो लगाने लगाने, लेकिन जो पुराने पेड़ हैं उसको कटने से रोकना है। ये काम भी कहा गया, ताकि पर्यावरण की जो क्षति है उसको बचाया जा सके। और साथ ही साथ और भी काम थे कि विश्व में जो गरीबी फैल रही है, गरीबों को गरीबी फैलने से रोकना है। और जो बीमारियां फैल रही है, रोग फैल रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया। वैसे तो अभी का है, ये बात कब की है, 1992 की। उस समय तो कोरोना वायरस नहीं था, लेकिन जो भी बीमारियां थी उस समय, उन बीमारियों को रोकने के लिए भी काम करना है। महात्मा गांधी जी, आपको पता है हमारे देश के, इनका क्या मानना था, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे संसाधन हमारी प्रकृति में मौजूद है, लेकिन अगर हम उसको ठीक ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो एक समय पे वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और अगर हम बहुत ज्यादा लालची भी हो गए ना तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए हमें संतुष्ट रहना चाहिए, अपने लालच पे कंट्रोल रखना चाहिए और संसाधनों का ठीक ढंग से क्या करना चाहिए, उपयोग करना। अब ये तो लास्ट टाइम हमने ठीक बात कर ली थी। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर भूमि के उपयोग के बारे में। भूमि का मतलब होता है जमीन। आप बताओ जमीन का क्या क्या उपयोग होता है, जमीन में क्या क्या है। तो वन है, वन का मतलब क्या है, जंगल। वेरी गुड। आपने बताया खेती, कृषि, कृषि का मतलब होता है खेती। तो जमीन का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, बोल रहे हो जंगलों के लिए उपयोग हो रहा है, खेती के लिए उपयोग हो रहा है। कुछ जमीन है जो खाली छोड़ी हुई है। प्रतिभूमि का मतलब होता है खाली छोड़ना, खाली छोड़ना। है तो कृषि लायक जमीन, लेकिन हमने उसको क्या कर रखा है, खाली छोड़ रखा है। अच्छा, खाली क्यों छोड़ते हैं हम, ताकि जमीन की उपजाऊ क्षमता वापस आ जाए। तुम देखोगे कोई किसान खेती करता है, जैसे 5 साल तक लगातार खेतों में काम कर रहा है, तो वो 6 महीने साल भर अपने खेत को खाली छोड़ देगा। उस बीच में चाहे वो कुछ और काम करेगा। अपने खेतों को भी खाली छोड़ते हैं। खेतों को खाली इसलिए छोड़ते हैं ताकि उपजाऊ जो है, उपजाऊपन जो है उसका, जमीन का, वो वापस आ जाए। ठीक है भाई, इसीलिए। इसके अलावा प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, कई भूमि ऐसी होती है जो कृषि लायक तो है परंतु फिर भी खेती नहीं हो रही। जैसे हम जहाँ रहते हैं तो रोड किनारे देखते हैं बहुत सारी जमीन है, अपने रोड के उस पार है ना, सेंट जेवियर स्कूल के सामने कितनी जमीन खाली पड़ी है। वहां पर खेती बाड़ी हो सकती है, लेकिन वो फिर भी क्या पड़ी है, खाली। हाँ, तो वहां पर कोई इंसान रह रहा है। आप देखो खेती बाड़ी लायक नहीं होती तो वहां पर अपने आप पेड़ पौधे उग जाते ना, अपने आप पेड़ पौधे। तो वहां पर अगर खेती बाड़ी करवाई जा सके तो हो सकता है। दूसरा होता है शुष्क बोया गया क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जहाँ पर अभी भी वर्तमान समय में खेती हो रही है। वर्तमान समय में अभी भी खेती हो रही है, यानी कुछ ना कुछ उसमें हमने बो रखा है। आगे बात समझ में। तो भूमि को हम कई तरीके से यूज करते हैं, जैसे जंगलों के रूप में यूज करते हैं, खेतों के रूप में यूज करते हैं, कृषि करते हैं उस जगह पर। कई लोग खाली छोड़ देते हैं। खाली क्यों छोड़ते हैं, मैंने इसका कारण भी बता दिया, तो इसमें तो कम कम पॉइंट लिखे थे, मैंने इसको बता दिया। तो आपको जो जो पॉइंट, जैसे लिखा है वन के उपयोग में, तो आप इसको एक्सप्लेन करके ऐसे लिख सकते हो कि बहुत सारी जमीनों को वनों के लिए छोड़ रखा है। वन का मतलब जंगल होते हैं। जैसे बहुत सारे जंगल है, आप बोलोगे हमने तो कोई जंगल नहीं देखा। दिल्ली में आपने जू सुना होगा ना, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर जो है वो भी तो एक प्रकार का जंगल ही है। इसके अलावा आप और जगह घूमोगे तो जो आपके जैसे पार्क बने हुए, जैसे सेक्टर 28 का पावर पार्क है, जापानीज पार्क है, या अपना पार्क है, तो इसमें भी तो वो जो पेड़ पौधे हैं वो हमने बेसिकली फल के लिए नहीं लगाए, वो ऐसे लगा दिए और उसको छोड़ दिए। उसकी सुरक्षा भी हो, उसकी रक्षा भी हो रही है, और नॉर्मल उस तरीके से वो जंगल कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब अगला है भूमि निम्नीकरण के कारण। भू निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना है। जो जमीन है, जमीन की गुणवत्ता, गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी, खराब हो रही है, खराब हो रही है। जमीन जो है वो उपजाऊपन उसका खत्म होता जा रहा है आजकल। तो इसके लिए क्या क्या कारण है, तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात तो हम प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक जमीन में जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पन्नी हो गई या और कोई प्लास्टिक है, हम फेंक देते हैं। तो जब वो जमीन में जाता है तो वो कभी भी खत्म नहीं होता, कंपोस्ट नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। और ये साथ ही साथ में जमीन को क्या करता है, खराब करता है। कि जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या कर देता है, खराब कर देता है। पहला पॉइंट आप क्या बोलोगे, प्लास्टिक का हम बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं,
इसीलिए जमीन निम्नीकरण हो रही है। दूसरा काम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खनन कर रहे हैं। खनन का मतलब होता है कि खनिज को खोद कर निकालना। खनन का मतलब क्या होता है, खनिजों को खोद कर निकालना। अब जब जमीन को हम खोद रहे हैं बहुत ज्यादा, जमीन को खोदने से क्या हो रहा है कि ऊपर की मिट्टी हटती जा रही है और नीचे की मिट्टी क्या हो रही है, बाहर आ रही है। अभी तो खुदाई होगी, जब गड्ढा करोगे तो नीचे की मिट्टी बाहर आएगी। क्या होता है, जो जमीन के अंदर की मिट्टी होती है ना, वो उपजाऊ नहीं होती। जो ऊपर की होती है ना, आपने देखा होगा नदी किनारे की, आपने सुना होगा नदी किनारे जो जमीन होती है वो उपजाऊ होती है। क्यों होती है नदी किनारे जमीन उपजाऊ? क्योंकि जब बाढ़ आती है, बारिश आती है, तो नदी अपने साथ मलबा और कीचड़ वगैरह वो बहा के ले जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो उपजाऊ हो जाती है। जमीन के अंदर, जमीन के जो ज्यादा अंदर गहराई में, वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है। जमीन के ऊपर है वो उपजाऊ है। तो ज्यादा हम खोद के जो खनिज निकाल रहे हैं, तो मिट्टी ऊपर नीचे हो जा रही है, नीचे वाली ऊपर आ रही है, ऊपर वाली नीचे आ रही है। इसकी वजह से भी जमीन जो है वो अनुपजाऊ होती जा रही है। अगला पॉइंट है चारण। चारण का मतलब है हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं, पशुओं को ना बहुत ज्यादा चरा रहे हैं। या फिर देखो, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब हम किसी घास के मैदान में जाते हैं, जहाँ पर जैसे पार्क में घास है, और लोग यहाँ से आते हैं और इधर जाना होता है उनको, लोग इधर से ना जाकर ऐसे घूम के लोग बीच में से जाते हैं और आने जाने का रास्ता बना लेते हैं। तो तुम देखोगे चार इधर इधर तो घास होगी, लेकिन बीच में जो जब लोग आते जाते ना, तो वहां पर साफ हो जाता है, घास उगती नहीं है, एक रास्ता सा बन जाता है। तो लोगों के बहुत ज्यादा चरण से, चरण का मतलब है चलने से, या फिर पशुओं के चराने से, तो क्या हो जाता है, वहां पर जमीन जो होती है उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाती है। जमीन की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अतिचरण का मतलब अति सिंचाई। देखो नाम में क्या है, हम बहुत ज्यादा सिंचाई करेंगे, बहुत ज्यादा सिंचाई। अब सिंचाई क्यों करते हैं बताओ? अति सिंचाई का मतलब होता है बहुत ज्यादा सिंचाई। ठीक है, सिंचाई कब करते हैं? जब खेतों में पानी डालते हैं, कुछ उगाते हैं तो सिंचाई करते हैं ना। तो अगर हम खेतों में बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो क्या होता है, देखो पानी जो होता है ना, पानी हम पीते हैं, तो पीने का पानी की तो हम क्वालिटी देखते हैं कि भाई पानी गंदा आ रहा है उसे मत पियो, या फिर पानी कड़वा आ रहा है थोड़ा सा मत पियो। लेकिन जब हम खेतों में पानी डालते हैं तो पानी की क्वालिटी ज्यादा देखते नहीं। तो पानी में ना, जो खेतों में पानी डालते हैं ज्यादातर, वो लवण होता है। लवण, लवण का मतलब होता है खारा, थोड़ा सा नमकीन पानी होता है, खारा। और इस लवण और खारेपन की वजह से जमीन की जो, जमीन में क्या होता है, लवण की मात्रा बढ़ जाती है। लवण की मात्रा क्या हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है लवण की। मात्रा बढ़ने का मतलब ये है कि पानी जो होता है वो ज्यादा खारा जैसा हो जाता है, और उससे जमीन की उपजाऊ जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अति सिंचाई वाला भी समझ में आ गया आप सबको? सिंचाई जब बहुत ज्यादा करेंगे तो वो पानी क्या होता है, जमीन की क्वालिटी भी खराब कर देता है। अगला क्या है, बहुत ज्यादा उद्योगों से निकलता है प्रदूषण। आजकल लोग बाग क्या करते हैं, फैक्ट्री में कुछ भी उत्पादन होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप जहाँ पर भी क्रिकेट खेलने जाते हो, या अगर वैसे कहीं घूमने जाते हो, तो तुम नोटिस करोगे कि किसी फैक्ट्री, चाहे दवाई की फैक्ट्री है, किसी की फैक्ट्री है, जब उससे वेस्ट निकलता है ना, तो उनको कचरा कहीं ना कहीं फेंकना होता है। तो ज्यादातर जैसे कूड़े की गाड़ी नहीं है वहां पर, ऐसा नहीं है, कूड़े वाले भी जल्दी होता है, दवाई वगैरह नहीं लेते, उनकी अलग ही कूड़े की गाड़ी होती है, या फिर उनको अपना अलग ही रखना होता है। अरे मेरी बात समझ में है? तो हमको याद रखना है कि जो उद्योगों से जो भी कूड़ा कचरा निकलता है, या उद्योगों से जो भी वेस्ट निकलता है, उससे भी जमीन की उपजाऊ, उद्योग का मतलब है फैक्ट्री, फैक्ट्रियों से जो भी, देखो फैक्ट्री में क्या होता है, कोई भी चीज बनती है केमिकल से बनती है, तो वो जो फैक्ट्री का जो केमिकल होता है वो भी जमीन को क्या कर देता है, ठीक नहीं होता, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ करता है। फैक्ट्री, सारी फैक्ट्री थोड़ी है कि खाद वगैरह ही बनाते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगला है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई। पेपर में ऐसे भी आया था नॉर्मल, याद रखना है, पेड़ों की कटाई में लिख दे रहा हूँ, इसमें बहुत मुश्किल मुश्किल शब्द लिखे हैं, तो इसको वीडियो को रोक रोक के आप घर पे नोट्स बनाना। इसका मतलब क्या होता है, पेड़ों की कटाई। अब बताओ, पेड़ों की कटाई हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे सामने बगल में स्कूल बना है, पहले यहाँ पर स्कूल नहीं था, पेड़ थे बहुत ज्यादा, अब जब काम हुआ तो पेड़ों को काट दिया, और पेड़ों को काटने के बाद वहां पर क्या होता है, आरसीसी वाले रोड बना देते हैं, फिर पौधे भी नहीं उग पाते। तो इससे भी जमीन क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है भाई, आगे देखो भाई इसको। अब कह रहा है कि भूमि संरक्षण के उपाय। अब आपने देखा भूमि का मतलब क्या होता है, जमीन। जमीन की गुणवत्ता क्यों क्यों खराब हो रही है, अगर आपको पेपर में आए ना, आप इसके उल्टे पॉइंट कर देना। आप कह देना हम खनन नहीं करवाएंगे, हम अति चराई नहीं कराएंगे, है ना, हम अति सिंचाई भी नहीं करेंगे, इससे हमारी भूमि निम्नीकरण नहीं होगी। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप कर सकते हो ये, लेकिन आपको ये वाले पॉइंट लिखने हैं। देखो हमने क्या कहा था, पेड़ों की कटाई होती है, इस वाले पॉइंट में क्या होता था,
पेड़ों की कटाई की वजह से जमीन खराब हो रही है, तो पहला पॉइंट इसने यही कह दिया कि वृक्ष को रोपण करो, वनारोपण करो, मतलब पेड़ों को लगाओ। पेड़ों को लगाओगे तो भूमि संरक्षण हो जाएगी, जमीन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दूसरा क्या है, पशुचारक जो थे, हम पशुचारक बहुत ज्यादा करवा रहे थे इसमें, अति चराई में चलने का काम कर रहे थे, पशुओं को चरा रहे थे, मैंने बताया था। तो हम इसमें पशुओं को नहीं चलाएंगे, हम पशुओं पे क्या लगा देंगे, नियंत्रण लगा देंगे कि भाई पशुओं को लिमिटेड ही चढ़ाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, रक्षक मेखला, मतलब जो जमीन है उसको चारों तरफ से घेर देंगे ताकि लोग उसके अंदर जा ना सके, जैसे बाड़ेबंदी कर देते हैं, ठीक है भाई। खनन जो काम होता है, खनन मतलब खुदाई का काम, उसको नियंत्रण कर देंगे। और जो उद्योग यानी फैक्ट्री से जो भी अपशिष्ट निकलता है उस पर क्या लगा देंगे, रोक लगा देंगे। आप वही पॉइंट इसके अंदर सारे लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल, सॉइल, ठीक है। आप ये मत सोच लेना मुर्दा ये कोई मरा हुआ इंसान, ना, मिट्टी होता है, ठीक है। मिट्टी अभी अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, जैसे जलोढ़ मृदा, आपसे पूछेगा सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, ये सबसे उपजाऊ होती है, सबसे उपजाऊ होती है ये। और काली मृदा के बारे में, इसमें कपास उगाया जाता है सबसे ज्यादा, कपास और कॉफी सबसे ज्यादा इसमें उगाया जाता है। उपजाऊ का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा पैदावार देती है, पैदावार ज्यादा जिसमें होती है, पैदावार ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा होती है कपास। और इसको बोलते हैं एक और रेगर मृदा, रेगर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगर मृदा भी बोलते हैं। लैटराइट मृदा का उपयोग क्यों करते हैं, ईंट बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए, इसलिए ईंट बनाने के लिए। मरुस्थली मतलब जहां पर रेत के गुण पाए जाते हैं, मिट्टी में रेत के गुण, रेत के गुण पाए जाते हैं। और वन मृदा का मतलब है जहाँ जंगल होते हैं, वहां पर उसके आसपास, जंगलों के आसपास, ठीक है। और लाल और पीली मृदा का मतलब यह है कि जो देखने में लाल और पीली दिखाई देती है। सबसे उपजाऊ कौन सी होती है, पेपर में ये पूछता है, ये पूछता है, ये पूछता है, ज्यादातर पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जनरली ये पूछे जाते हैं आपसे पेपर में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता रखा है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को जूम करके। आपको ये टेबल आपको बिल्कुल याद करनी है, जैसे कैसे याद करनी है, घर पे बनानी भी है। यह है जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा में खादर और बांगर भी बनेंगे, तो पेपर में 1 नंबर में एमसीक्यू में आ जाएगा खादर और बांगर किस मृदा में बनते हैं, काली मृदा में, पीली मृदा में, लेटराइट मृदा में। आपको याद रखना है जलोढ़ मृदा में खादर और बांगर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है, मैंने बताया सबसे ज्यादा उपजाऊ नदी के आसपास होगी। तो नदी कौन कौन सी नदी याद रख सकते हो आप, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इसके आसपास यमुना नदी, कोई भी नदी याद रख लो, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, मैंने की बताया, खेती बाड़ी की पैदावार ज्यादा अच्छी होती है। अब उपजाऊ होगी तो इसमें क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ उगाया जाएगा, जैसे गेहूं उगाया जाता है, धान उगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है, दालें उगाई जाती है, या कुछ भी उगाया जाता है, ठीक है। काली मृदा, इसको मैंने बताया था रेगर मृदा भी बोलते हैं, देखो लिखा हुआ पेपर में आया था, रेगर मृदा किसे कहते हैं, आप याद रखोगे कि काली मृदा को कहते हैं। क्या क्या उगाते हैं, कपास ज्यादा उगता है इसमें, तंबाकू भी उगता है, गन्ना भी उगता है, तिलहन भी उगता है, और मैंने बताया था कॉफी भी उगता है, कॉफी, ठीक है, ये भी याद रखना है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जगह याद रखना है, महाराष्ट्र के आसपास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 जगह का नाम याद रखना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाएगी, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदानी इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। क्या क्या उगाया जाता है, इसमें भी तंबाकू, मोटे अनाज के दाने, मोटे अनाज में जैसे ज्वार बाजरा होते हैं, ठीक है, दालें भी उगाई जाती हैं, कपास भी उगाया जाता है। लेटराइट मृदा, ये उन क्षेत्रों में होती है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, और ये बेसिकली इसमें क्या होता है, चाय, कॉफी, काजू उगाया जाता है, और साथ ही साथ इसका ईंट बनाने में भी मिट्टी का काम किया जाता है। अगला है शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, ये रेत वाली मृदा होती है, इसमें रेत के गुण पाए जाते हैं, बताए। ये ज्यादातर मोटे अनाज यानी रेत कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, हमारे देश में, या गुजरात में, तो आप ऐसे ही नाम याद रखना कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, ये मरुस्थलीय मृदा है। और वन मृदा का मतलब है जहाँ भी जंगल पाए जाते हैं, जंगल का जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, है ना, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पर क्या होता है, पाया जाता है। इसमें मसाले, फल और लकड़ी देने वाले फल होते हैं, देखो कहाँ कहाँ, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर ये पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक मैंने पढ़ा है, बाकी आपको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है।